आपको मेरी पढ़ाई की आई बात तो मैं फ्लैक्स है तो इसलिए फिर मैं लेके चलूंगी देखने engine engine and in क्या बताया हमने आपको कितने एंगल्स पढ़े हैं राउंडिंग बोर्ड जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतत माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तरंग माध्यम यानी कांच और विरल माध्यम यानी हवा वही कांच से हवा निकलती है तो जब एंगुलर इंसिडेंस दो उसमें बताई थी मैंने आपको ये आपका मान लीजिए इंटरफेस है ये आपके दो माध्यम है बेटे दैट इज न्यू टू और दैट इज न्यू वन दैट इज ये आपका डेंस और ये आपका रेयर लेंस मतलब सघन माध्यम यानी कांच रेयर मतलब हवा ओके यहाँ से मैंने आपको बताया जब आपकी प्रकाश की किरण इस तरह से सघन माध्यम से कहाँ गई विरल माध्यम में गई तो यहाँ पर दो फेस हो गए ना दो दो माध्यम है यहाँ पे तो यहाँ एक क्या होगा नॉर्मल होगा अभिलंब होगा नॉर्मल और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो वहां पे क्या होता है कुवर्तन रिफ्रैक्शन तो मैंने कहा कि जब रिफ्रैक्शन होता है मान लीजिए इसने एंगल बनाया आई इंसिडेंस एंगल कोण जब अपवर्तन हुआ तो उसके बाद रिफ्रैक्शन ये क्या होता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है ये इस तरह से समझ रहे हो यही बताया था ना और आपका जो अभिलंब से बनने वाला ये जो एंगल है दैट इज ये आई और दैट इज आर बताया था और मैंने कहा था कि जब आर एंगल ऑफ आर 90 पे पहुंच जाए ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल यानी आर किस पे पहुंच जाए 90 डिग्री पे लंब के साथ तब कैसी फिगर बनेगी बेटे ऐसे बनेगी ऐसे और ये नॉर्मल और ये आपका आर इधर चला गया बल्कि ये देखिए इस थोड़ा सा बड़ा दिखाइए इसको ये इस तरह से मैंने आई और बड़ा कर दिया और ये आर इस तरफ और रिफ्लेक्ट हो गया और ये चला गया बिल्कुल इस तरह सीधा ये तो भैया पहली इस तरह से ए ई 90 यानी आर रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया जब मैंने आपका कोण को इतना बढ़ा दिया कि हमारा अपवर्तन कोण समझ रहे हो आपका कोण को मैंने इतना बढ़ा दिया कि अपवर्तन कोण यानी रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो आपका कोण कितने बराबर हो जाता है क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है मैंने आपतन कोण को यानी इस कोण को आई को इतना बड़ा कर दिया भैया इसका रुक रहा है ये हाँ कभी चल पड़ता है कभी बहुत बार रुक रहा है भाई को मैंने जो है
ये इतना बड़ा, ये आई इज इक्वल टू सी। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपन कोण को इतना बड़ा कर दिया कि जो आर है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आपन कोण किसके बराबर हो जाता है, प्राइमरी कोण सी के बराबर हो जाता है। ए जब आपका आर 90 डिग्री हो गया तो ये जो आपतन कोण है आई, क्या हो गया, वो आपका क्रिटिकल एंगल। देन आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, बताया था। ठीक है बेटे, इसकी दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नंबर एक कि ये प्रकाश की किरण हमेशा सकल माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही चलनी चाहिए। तो ये कंडीशंस। नंबर वन, डेंस टू रेयर। ठीक है, हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही जाएगी। ठीक है, और एक बात और, अब ये समझ में आ गया आपको, क्रिटिकल एंगल समझ में आया, क्रांतिक कोण। जब आर का मान 90 हो जाए तब जो आई है वो किसके बराबर हो जाता है, सी के। अगर मैं आई को और बढ़ा देती हूँ, और ज्यादा बढ़ा देती हूँ, तब ये जो हमारा ये जो आपकी रिफ्रैक्टिव रेज है वो इतनी 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 बढ़ गई। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आई और बढ़ा दिया तो वो कहाँ जाएगी, नीचे। तो अगर जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में ही चली गई, दैट इज कॉल्ड। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और जब एक माध्यम जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट कर जा रही है दैट्स कॉल्ड यानी रिफ्लेक्शन। अगर मैंने आई की वैल्यू को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि वो जो है पास बजाय दूसरे माध्यम में जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में लौट कर आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ए चलो ये हटाते हैं, बनाती दूसरे ये हटा दो बेटे, ये हो गया। ये देखिए, ये आपका विलंब है, ए इस तरह से कि इंसिडेंट रेट, और मैंने ये कहा कि आई इज ग्रेटर देन सी, मतलब कि जो क्रांतिक कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। क्योंकि जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर था तो क्या हो रहा था, 90 डिग्री पे जा रही थी, यानी ग्रेजिंग इमरजेंस हो रही थी। परंतु अब आई क्या है, इज ग्रेटर देन सी, आई क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो गया, तो वो वापस लौट के उसी माध्यम में इस तरह से लौट के आएगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी पी आई आर, that is called total internal इंटरनल। भैया ये पेन बहुत बार रुक रहा है, और दूसरा पेन भी है, फिर बड़ा भैया बड़ा लिखा जाएगा लेकिन फिर फिंगर प्रिंट, हाँ फिंगर से चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ,
देखो बेटे, टोटल, ठीक है, ये टोटल इंटरनल बार बार करना पड़ रहा भैया वो। इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई किरण वापस जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में लौट के आ गई और वहां पर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। जब टी आई आपका आर हुआ, तो तब क्या कंडीशन होती है, तब ये कंडीशन होती है क्या आपकी, आई, ये आर होता है और आई क्या हो जाता है, आई बराबर आर। हमें पता है ना कि परावर्तन की क्या कंडीशन होती है, परावर्तन की क्या नहीं होता है, आपन कोण परावर्तन कोण है, यानी कि आपका परावर्तन कोण अगर आर है तो वो किसके, आई के, और आई किसके बराबर होगा, आर के, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर के। ये बात तो पता है आपको परावर्तन के नियम से कि परावर्तन कोण आपन कोण के हमेशा बराबर होगा। ठीक है, आपको समझ में आई ये बात, क्लियर हुई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को नामित परावर्तन कब दिया है, जब आपका इंसिडेंट एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सी, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, वहां पर कि वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, और इसकी जो कंडीशंस है टी आई आर की बेटे, वो क्या है कंडीशंस, देखिए, नंबर एक वही पहली वाली कि जो प्रकाश की किरण है वो डेंस से रेयर में जाए, सघन से विरल माध्यम में जाए, पहली कंडीशन लिखिए, डेंस टू रेयर, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन सी, क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा, किसके लिए, टी आई आर के लिए, ये कंडीशन किसके लिए है, टी आई आर के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन, ठीक है। क्लियर हो बेटे दोनों बात, ये हटा रही हूँ, ये कर लिया, ये नोट कर लिया, ये वाला मैंने ये कहा कि टी आई आर कहाँ संभव है, टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तभी संभव है जब प्रकाश की किरण दैट से रेयर बने, समझ मामले में कांच से हवा में जाए या पानी से हवा हो जाए, क्योंकि हवा कैसी है, विरल माध्यम, और कांच कैसा है, सरल माध्यम, अगर प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाएगी तभी आपका संभव है क्या होना, कि internal retention is possible on the day of night travel from then आप समझे नहीं बात को, ये जो है ना, जब हमने ये बात बोली कि उसी माध्यम में जा रही है क्या, लेकिन अगर प्रकाश की किरण इधर से चली, तब हमने कहा कि आई इज ग्रेटर देन, ये हो गया, तो तब ये उसी माध्यम में चलेगी, लेकिन ये हवा में संभव नहीं है, टी आई आर हवा में संभव नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल ओनली डेंस मीडियम, नॉट इन रेयर मीडियम। अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती तो ये वहां से नहीं जाती, ये किस में संभव है, डेंस में, क्लियर। तो अब आप देखिए, ये तीन चीजें और लिखवा देती हूँ मैं आपको, ये भी लिख लीजिए आप, पहला
आई इज, ये लिखिए आप, आई इज लेस देन सी, वहां पर होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा? दूसरा है आपका आई इज इक्वल टू सी, तो वहां पे क्या चीज है? ये आई क्या है? ग्रेजिंग एमरजेंस। ग्रेजिंग मतलब लंबा 90 का कोण, ग्रेजिंग एमरजेंस। ठीक। और तीसरा है आपका बेटे आई एस सी, यानी कि जब आपका इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या है आपका टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीनों होने की जगह पहले कब होगा? रिफ्रैक्शन कब होगा? अपवर्तन जब आई सी से छोटा होगा। जब आई सी के बराबर होगा तो क्या होगा? रेसिंग इनर्जेंस होगा। और तीसरा, जब आई सी से बड़ा होगा तो वहां क्या होगा? बड़ी आई। समझ रहे हैं आप? ओके। फिर है आपका कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। कैलकुलेशन कैसे होनी है इसकी, ये देख लीजिए आप। ये हो गया बेटे, नोट कर लिया? कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। देखिए बेटे, ये इस तरह से आपका मीडियम है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी आप एक रे गई, लाइट रे, ये डेंस मीडियम, ये रेयर, ये आपका म्यू टू, ये आपका म्यू वन। ठीक है। और मान लीजिए ये आई इक्वल टू टी पे है, तो आपकी ये आपकी रिफ्लेक्टेड हुई इधर से और ग्रेजिंग इमेजेस। ठीक है। देखिए बेटे, मैंने आपको क्या पढ़ाया था इसमें? स्नेल्स लॉ, याद है? स्नेल्स लॉ पढ़ाया था। क्या बताया था मैंने आपको कि इधर मैंने डेंस मीडियम का जिधर से प्रकार की है आर, तो कहाँ जाएंगे? रेंज की जाएंगे। अगर डेंस का वैल्यू आर है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट टर्म मान लिया म्यू टू है, कितना है? और दूसरे का है म्यू वन, ये मैंने मान लिया। तो इसका जो स्नेल्स लॉ है वो इस तरह से लिखेंगे बेटे, ध्यान रहे। इस वाले माध्यम का म्यू टू गुना साइन इनटू दिस एंगल, यानी म्यू टू साइन आई। ओके। और फिर इसका जो दूसरे माध्यम का म्यू वन है, और इसका जो एंगल है वो लिखेंगे म्यू वन साइन आर, मतलब वो तो मैं आप मान रखूंगी ना। तो जैसे म्यू टू है आपका, म्यू टू का मान म्यू टू ही लीजिए। साइन आई का मान क्या हो गया? ये आई किसके बराबर ले रहे हैं हम? सी के। यानी मैं यहाँ रख सकती हूँ साइन सी, आई के बराबर मैंने क्या लिया? जब मैंने इंसिडेंट एंगल लिया सी के बराबर, तो मैंने रख दिया आई की वैल्यू क्या रख दी? आई इज इक्वल टू सी पर देखिए, म्यू टू साइन सी इज इक्वल टू म्यू वन। म्यू वन क्या है बेटे? ये अगर इसका मैंने ले लिया, मैंने आपको बताया था कि हवा का कितना होता है? एक। तो म्यू वन क्या है? हवा का अपवर्तन, एक गुना साइन आर, यानी आर कितना हो रहा है बेटे अब? ये हो गया 90 डिग्री, यानी साइन 90 की वैल्यू वन। ये क्या हो गया आपका? साइन सी इज इक्वल टू वन, ए म्यू टू, और साइन सी का मान कितना आ जाएगा बेटे? एक बटे म्यू टू। यानी कि मैंने क्या लिखा था? कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल।
क्रांतिक कोण को मैं कैसे दिखा सकती हूँ? साइन सी इज इक्वल टू 1/μ2। म्यू टू क्या चीज है? ये आपका जो माध्यम, आपका पहला जहां से सघन माध्यम से जा रही है, उसका अपवर्तनांक। समझ में आई बात? यानी अगर मुझे क्रांतिक कोण निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले से मैं निकाल सकती हूँ। अगर मुझे सघन माध्यम का भी दे रखा है तो 1/2 क्या है? साइन थीटा। समझ में आई बात? और अगर मुझे कांच का क्या दे रखा है? लेंस का अपवर्तनांक दे रखा है तो मैं 1/, उसमें अपवर्तनांक रख दूंगी तो वो किसके बराबर आ जाएगा? साइन सी के। और साइन सी का मतलब अगर आप उसका साइन इनवर्स ले लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? क्रिटिकल एंगल। क्योंकि सी क्या है? क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। सी क्या चीज है आपका? कौन क्रिटिकल एंगल है? इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्रांतिक कोण कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, ये कर लीजिए फटाफट से, इसे लिखिए, नोट कीजिए। बस एक बात ध्यान रखिए कि जो मैंने यहाँ पे एक लिया था ना, ये हवा का लिया था। तो ये ध्यान रखिए कि आप इसे ऐसे रख सकते हैं कि जो ऊपर है ना वो आपका म्यू 1 है और नीचे म्यू 2। और म्यू 1 क्या चीज है? रेयर। आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटे, साइन सी इज इक्वल टू म्यू 1/म्यू 2। म्यू 1 क्या चीज है? रेयर। रेयर में मैंने क्या मानी थी? एयर। एयर का ले लिया था 1। और ये क्या चीज है? डेंस। आपको पता है कि जो विरल माध्यम होता है रेयर में, उसका म्यू हमेशा कम होता है सघन माध्यम से। बताया ना? म्यू क्या चीज है? जो उसका जो अणुओं का घनत्व है, जो अणुओं को जिससे बनी हुई है वो चीज, जैसे सॉलिड कोई चीज बनी हुई है, कांच बना हुआ है, जो अणु संख्या है ना तो उसकी डेंसिटी है, जो घनत्व है, जो सॉलिड डेंसिटी, जो उसका घनत्व है दैट इज कॉल्ड म्यू। तो कांच का घनत्व ज्यादा होगा, हम लिखिएगा ना, कांच का घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। तो घनत्व ज्यादा होगा, कांच का म्यू भी ज्यादा होगा। भाई कांच का म्यू ज्यादा होगा। ओके। मैंने ये कहा कि क्रांतिक कोण की ये परिभाषा आई, ये सूत्र आया कि साइन सी इज इक्वल टू म्यू 1/म्यू 2। तो मैंने क्या कहा कि म्यू 1 क्या चीज है? विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटे सघन माध्यम का अपवर्तनांक। और मुझे पता है कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा सघन माध्यम से कम होता है, तो यानी डेंस हमेशा ज्यादा होगा। यानी म्यू 1/म्यू 2 हमेशा लेस देन 1 होगा। आप समझ रहे हो? भाई ये हमेशा छोटा है, ये बड़ा है, तो जब मैं इसको भाग दूंगी तो क्या होगा? इसका जब म्यू 1 हमेशा, याद रखिए, म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2। मैंने यही तो कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर इज हमेशा ऑलवेज लेस देन सघन माध्यम से। तो U1 हमेशा छोटा होगा, तो क्या होगा? इसका अनुपात भी 1 से छोटा होगा। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? कि ये जो साइन सी का मान है वो हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा, 1 से कम होगा। क्योंकि म्यू 1 हमेशा कैसा है? म्यू 1 क्या है? हमेशा म्यू 2 से कम है। तो वो क्या होगा? जब ऊपर वाली क्वांटिटी कम है, नीचे वाली ज्यादा है, भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। तो आप ये लिखिएगा, साइन सी इज लेस देन 1। ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, यही ब्रैकेट में लिख लीजिए छोटा, छोटी वैल्यू छोटी और ये बड़ी। याद रहेगी ना? म्यू म्यू 1 हमेशा छोटी रहेगी और म्यू 2 हमेशा बड़ी रहेगी। नोट कर लो। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराने लगी हूँ।
अगर आपको क्रांतिक कोण पूछा जाता है क्रिटिकल एंगल तो आप ऐसे निकालेंगे साइन थी इक्वल टू वन अपॉन म्यू टू। म्यू टू आपको पता होना चाहिए कि जहां से प्रकाश की किरण आ रही है वहां वहां से नहीं है सघन माध्यम से, तो यह कांच से आ रही है या घर से आ रही है क्या बता रही है, उसका जो है आपका म्यू टू नोट किया है, म्यू टू लिया है। याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए क्रांतिक कोण के लिए। साइन सी इज इक्वल टू एक बटा म्यू टू। म्यू टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम। उसके बाद में वो ठीक है, मैंने कैलकुलेशन सिखाई है, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये वाला फॉर्मूला नोट चलो बेटा। साइन सी इज इक्वल टू एक बटे म्यू टू। म्यू टू क्या है? समझ का हमारा समझ में लिया आपने बोलिए बेटे, इससे करेंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखेंगे बेटे। क्वेश्चन, फाइंड क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल और एयर mu is equal to 1 and glass mu is equal to 1.5, okay, interface, ठीक है। बस ये क्वेश्चन दिया है, उसमें ये लिखा है कि आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है और हवा के लिए म्यू क्या दिया है? एक दिया है। और ग्लास यानी कांच के लिए म्यू कितना दिया है? एक समझा 5 दिया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था अभी कि साइन सी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था बेटे? साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू टू। ये बताया था ना, वन क्या चीज है? हवा के लिए, यानी म्यू वन भी बताया था ना। म्यू वन इज फॉर एयर और ये डेंस मीडियम के लिए है, तो हमें पता है कि म्यू वन कितना दे रखा है एयर के लिए? वन। 1 अपॉन म्यू टू क्या चीज दी है ग्लास के लिए? 1.5। और 1.5 को मैंने अगर इस तरह से भी लिख सकती हूँ मैं 3/2। 1.5 को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा? साइन सी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 2/3। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2/3। और ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है वैसे 42 सी इज इक्वल टू 42 डिग्री। ठीक है ना? और मतलब मैं इससे कराने से पहले एक चीज और नोट कर लो ताकि आपको दिमाग में ये बैठ जाए। ए म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास इज इक्वल टू क्या चीज है ये? साइन ए, ये है आपका साइन सी। याद रहेगा ना बेटे? साइन सी का फॉर्मूला, साइन सी इज इक्वल टू म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास। या वही कह सकते हो ऊपर रेयर म्यू नीचे डेंस म्यू, जो भी लिखाया था हमने। क्लियर हुआ बेटे? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट करा दो।
देखिए क्वेश्चन है कंप्लीट दी पाथ ऑफ रे, कंप्लीट दी पाथ ऑफ रे, यानी किरण का जो रास्ता है उसे पूरा बनाना है, ये क्वेश्चन है हमारा। और क्वेश्चन किस तरह से किया है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको नॉर्मल क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ये दिया है 42 डिग्री, ये दिया है नॉर्मल, और ये दिया है यहाँ पे इसका ग्लास दिया है, ये दिया है आपका ग्लास यानी कांच का बना हुआ है ये, और सी दिया है इसका क्रिटिकल एंगल दिया है 42। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इतना सा दिया है और उसने कहा कि कंप्लीट कीजिए पाथ ऑफ रे, यानी आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसका रिश्ता हमें क्या करना है, पूरा करना। तो हमें कैसे कैसे जाएगा पहले, और बस क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कि इस कांच का जो ये टुकड़ा है इसका क्रिटिकल एंगल कितना दिया है, क्रांतिक कोण का मान दिया है, ठीक है। अब आपको पूरा मार्ग इसका बताना है। देखिए बेटे सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रकाश की किरण आई और कहाँ पड़ी, इस अभिलंब पे पड़ी, यहाँ पे। अगर ये ना भी दिया होता नॉर्मल, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आपको पता है कि दो माध्यम हो रहे हैं, यहाँ कांच यहाँ हवा। जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है और अब हवा में जाएगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, वही होगा ना, अपवर्तन होगा। लेकिन मैं जहां पे भी अपवर्तन होता है वहां पे क्या होता है, एक अभिलंब भी होता है। जहां पे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां पर एक अभिलंब होता है ना, या तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, यही तो होता है अपवर्तन में। तो मैंने कहा कि जब यहाँ पे आई प्रकाश की किरण, यहाँ एक लंब होगा और लंब में ये दिया हुआ है बस एंगल 42। बेटे अगर ये पूरा कितने का होगा, 90 का होगा ना, जब लंब है तो पूरा 90 का कोण होगा। जब 90 का कोण होगा ये, और ये 42 है तो ये कितने का हुआ, 90 माइनस 42 कितना हुआ, भाई 90 माइनस ये पूरा कितने का होगा, ये ये लंब है तो ये 90 का नहीं होगा, ये 42, 42 डिग्री, ये 42 डिग्री लिखा है मैंने, 42 डिग्री है बेटे, 42 डिग्री है ना, 42 डिग्री है तो ये कितना होगा, 90, 48 होगा। 90 माइनस 42 क्या हुआ, 8, और ये आपका भैया की तरह के 8, और ये आपका 48 डिग्री। समझ में आई बात, जो किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो आई होता है, यानी अभिलंब के साथ 48 डिग्री का कोण है तो ये आई हो गया ना, ये क्या हो गया आपका, आई हो गया। बेटे आई ये है, जब ये आई है और इस ग्लास का मान हमें क्या दिया है क्रांतिक कोण का, 42, क्रांतिक कोण 42 है, और आई क्या 48, तो आई इज ग्रेटर देन सी। देखो मैंने क्या कंडीशन लगाई है अभी, जब आई से बड़ा होता है तो वहां पे रिफ्रैक्शन ना होके क्या होता है, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर अपवर्तन नहीं होगा, टी आई आर होगा। तो टी आई आर का मतलब क्या है, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में रिटर्न गो बैक, तो ये इधर से ऐसे जाएगी। समझ में आ रही बात, और उस कंडीशन में क्या होता है, जो कोण बनता है अभिलंब के साथ ये वाला, यानी कि ये परावर्तन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण इसके बराबर होता है ना, ये आई के बराबर होता है आर। तो जब आई कितना था हमारे पास 48, तो आर भी कितना हो गया 48, यानी ये भी 48 हो गया, हमें ये भी पता चल गया। और जब ये 48 है तो ये कितना हो गया 42,
इतना पता चल गया ना? बात समझ में आई? अब जब ये यहाँ टच रही तो भाई यहाँ पर भी क्या होगा, अभिलंब होगा। और यहाँ पर ये देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर इसकी क्या स्थिति है एंगल की। इन भाई ये अभिलंब के साथ ये अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण आई तो जो ये कोण बनेगा आई तो यही होगा ना। अभिलंब के साथ जो कोण आती हुई बनाती है वो आई कहलाता है। तो ये जब अभिलंब है हमारा नॉर्मल है तो ये जो कोण होगा वो क्या होगा इस रिश्ते के लिए, इस वाले उस आई होगा। अब मुझे ये देखना पड़ेगा ये कितना है आई, बताओ कितना होगा ये आई, बता सकते हो आप? हैं, देखो ये पढ़ा है आपने, एकांतर कोण पढ़े हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप ये देखो ए यहां से लेके यहां तक देखो ये क्या बन रहा है, ए ऐसे जेड बन रहा है कि नहीं उल्टा, ए ऐसे देखो ऐसे जेड बन रहा है कि नहीं। तो ये एक अंतर कोण आपस में बराबर होंगे। जब ये 42 है तो ये कितना होगा, यानी आई किसके बराबर हो गया, 42 के। अगर 42 की क्रांति कोण है, 42 की आई हो गया। अब शर्त देखो कौन सी लिखाई मैंने, जब आई बराबर होता है सी के तो क्या होता है वहां पे, व्हेन आई, हाँ बेसिक इमरजेंस, यानी आर इज इक्वल टू 90। तो जब I इज इक्वल टू सी होता है देन R इज इक्वल टू कितना होता है 90। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ अभिलंब से जो R होगा वो कितना बनाएगा 90 डिग्री, या इधर भी 90 इधर भी 90। ये आपकी जो प्रकाश की किरण है R इज इक्वल टू 90 डिग्री बनाएगी। बात समझ में आ रही, क्लियर हुआ? बनाओ तो नहीं बनाओ, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, समझ में आ रहा है? किचन क्या हाँ हाँ किचन ये ऐसे करती हूँ भैया, वो करना ऐसे। ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये कहते कहते सीख लो इस क्वेश्चन में। बस बस इतने से आ जाएगा, आ रहा है ना? तो इसमें जो है सारी कंडीशंस लग गई, इसमें टी आई आर और टी इसमें जो है देखो बेटे टी आई आर की कंडीशन भी लगी है, टी आई आर जब आपका क्या था आई इज ग्रेटर देन सी, और उसकी ग्रेविटी की भी लगी है। आई इज इक्वल टू सी पर क्या हुआ आपका ग्रेजिंग इमरजेंस, ठीक है, यानी और अब क्या था आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, जब यहाँ पर बेटे आर 90 हुआ था तब क्या था ये, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, जब आर 90 डिग्री था ना, टी आई आर तो यहाँ हुआ था जब ये वापस उसी माध्यम में चली गई थी, कांच की वापस कांच में आ गई थी। बट जब यहाँ पर था वैसे जब आई इक्वल टू सी वाला केस होता है ना, ये वाला आई इक्वल टू सी पे ग्रेजिंग इमरजेंसी होती है तब आर का मान 90 के बराबर होता है, लेकिन दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, तब तक रिफ्रैक्शन चलता है। और जब वापस माध्यम में ही उसी माध्यम में किरण आ जाती है क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ग्लेजिंग इमेज और
आई और वो उसका तो तुम्हें पता ही है कि जब आई इज इक्वल टू होगा लेस देन सी होगा तब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तब वहां तो आइडिया तो ये हो गया बेटे। अगर आप उसे रिफ्रैक्शन नहीं कहते तो फिर इमरजेंसी कह दीजिए तब भी ठीक है, रिफ्लेक्शन कहेंगे तब भी ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि तब तक रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब आई इज ग्रेटर देन सी होता है। हटा दो बेटे। हो गए? आपको पीछे आपका हो गया बेटे? सब समझ में आ गया एंगल कैसे निकले? हटा रही हूँ मैं से क्वेश्चन को। चलिए तो करना है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट दी पाथ, कंप्लीट दी ऑफ रे। ध्यान से देखेंगे बेटा, इस तरह से एक कांच का स्लैब दिया हुआ है, ये ठीक है, ग्लास दिया हुआ है, ये कोई कांच का ग्लास। इसका आपको प्रैक्टिकल एंगल दे रखा है ग्लास का, सी दे रखा है 42 डिग्री, सी दिया हुआ है 42 डिग्री। और ये दिया हुआ है कि एक प्रकाश की किरण एक इस तरह से आ रही है, ठीक है, और एक यहाँ तक ये आई, और ये दिया हुआ है आपको 45, और ये दिया हुआ है 45, और इसका म्यू दे रखा होगा, म्यू नहीं बस। देखिए बेटे ये दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको पूरा करिए। कैसे करेंगे, क्या समझेंगे? हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के अंदर आती है, ये क्या है बेटे? हवा। क्या है ये? एयर। और ये क्या है? ग्लास। जब प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में आ रही है तो वहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। लेकिन दो कंडीशंस बताई थी, दो कंडीशंस बताई थी, जब अपवर्तन में आई बराबर आर होता है। हमें वैसे पता है कि आई इज नॉट इक्वल टू आर, अपवर्तन में आई अपवर्तन आर के बराबर नहीं होता ना। लेकिन दो कंडीशंस लिखवाई थी जब आई आर के बराबर होता है। याद करो क्या लिखवाई थी? जब कोई भी प्रकाश की किरण बिल्कुल सतह के लंबवत पड़ती है, बताई थी, जब कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे कोई एंगल ना बना करके सीधा अगर आ गई, बिल्कुल सीधी, याद है, तो वो सीधी ही निकल जाती है। बताई थी ये दो कंडीशंस लिखाई थी ना। जब कोई प्रकाश की किरण सतह के बिल्कुल लंबवत आती है तो वो लंबवत ही चली जाती है, तब आई और आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस केस में जब आपके बिल्कुल इस सरफेस के लंबवत आ रही है तो वो क्या होगा? लंबवत ही चली जाएगी। आप समझ रहे हो बात को? अपवर्तन तो हुआ लेकिन अपवर्तन में वो सीधी निकल गई, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है वो सरफेस के आने वाली किरण, एंगल थोड़ी बनाते हैं, क्योंकि हमने इसको सीधा ले गई यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या हुआ बेटे? अब कांच से फिर हवा आ गई, भाई यहाँ कांच को पार करके हवा में जाएगी किरण, जब हवा में जाएगी तो फिर अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा, अब कैसे होगा? भाई जहाँ पे टकरा रही है, आप देखो यहाँ पे तो लंब नहीं बन रहा ना, यहाँ पे तो लंब नहीं है, एंगल है कोई ना कोई, क्या है? एंगल है। तो जब एंगल है तो यहाँ पे मैं इसके नॉर्मल ले लूंगी एक, मुझे पता है कि जहां अपवर्तन होता है वहां क्या लेते हैं हम? एक अभिलंब लेते हैं, जहां दो फेस आ जाती है, एक डेन एक रेयर, वहां पर जब प्रकाश की किरण चलती है तो एक अभिलंब लेते हैं। अभिलंब ले लिया, नॉर्मल लिया, तो मेरे को पता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यही तो बताया था। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब ये देखिए बेटे कि ये एंगल कितना होगा? भाई ये 45 दिया हुआ है, ये कितना है?
भाई ये तो लंबवत आ रहा था, लंबवत ही निकल गया तो 90 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई? तीनों कोण, ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया? तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये 45, ये 90, ये कितना होगा? 45। क्यों? क्योंकि 180 माइनस 90 प्लस 45 इक्वल टू 45। बात समझ में आई? तो ये कितना हो गया? 45। ठीक है। अब जब ये 45 है बेटे, तो ये कितना होगा? भाई ये लंब है। इस, बस इस सरफेस पे ये अभिलंब नहीं है, तो ये भी तो पूरा 90 होगा। अगर ये 45 है तो ये कितना हो गया? 45। और ट्रांसफॉर्म कितना दिया है इसको? ट्रांसफॉर्म कितना दिया है? तो I इज लेस देन C। कंडीशन देखो क्या लिखा है, जब I EC से छोटा होता है तो डिफ्रैक्शन होता है, बताया था। अगर I C से बड़ा होता है तो TIR होता है, I C के बराबर होता है तो ब्रेथिंग इमरजेंस हो गई। और अगर जब I इज लेस देन C होगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी बाहर जाएगी प्रकाश की किरण, वापस तो नहीं आएगी। तो जब बाहर जाएगी तो हवा में जाएगी, ए हवा में गई, और हवा में जब गई तो वो इस तरह से गई। ठीक है। जब हवा में गई बेटे, प्रकाश की किरण इस तरह से गई, तो ये देखिए आप कि कितना एंगल बनाएगी? आर। मान ना ना ना, ये इसके साथ देखिए, अभिलंब के साथ बनना है, ये हुआ आपका आर। अभिलंब के साथ इसकी किरण छाप रहा है, 45 होगा। ना ना ना, 45 क्यों होगा? वो तो हम इस चित्र की वजह से आपको लग रहा है, लेकिन अगर इधर उधर थोड़ी सी हो गई तो आर इधर उधर थोड़ा सा अलग सा दिखा तब क्या होगा? तब कैसे निकाल? स्नेल्स का लॉ। स्नेल्स लॉ है। Yes, और ध्यान से देखिए, इसमें अरे ये देखिए, आई कितना है बेटे? कौन आई कितना है? 45। और सी कितना है? तो ये संभव है क्या? आपने मुझे कहा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? आप, मैं बोल रही थी तो आपने मुझे टोका क्यों नहीं कि मैडम आपने ये क्या लिखा? आई इज लेस देन सी कैसे लिखा? सी कितना है और आई कितना है? तो ये क्या कंडीशन बैठी? ये नहीं बैठी भाई। जब आई 45 है, सी 42 है, तो आई बड़ा नहीं हो गया क्या? अभी जरा सा कुछ हो रहा है तो हल्ला हो जाता है। लेकिन यहाँ कह सकते तो क्यों? इसका मतलब तुम्हारा पूरा फोकस नहीं है मेरे ऊपर। भाई जब मैंने ये कहा, अभी बताया ना तुम्हें, मैंने कहा आई कितना है, मैंने तुम्हें आई बताया, अभी आई कितना है? 45। और सी कितना है? 42। तो आई बड़ा नहीं हुआ? तो जब आई बड़ा होगा तो वहां क्या होगा? सी आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश की किरण बाहर ना जा करके वापस ही कहीं, ए इस तरह से देखो, प्रकाश की किरण वापस ही जाएगी ए अंदर, इस तरह से, बिकॉज हेयर इज टी आई आर। जब आई बड़ा है सी से तो टी आई आर हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब आई के बराबर है आर के। अगर आई 45 है तो आर भी कितना होगा? 45। बात समझ में आई? फिर नोट कर लो। अब ये प्रकाश की किरण इस तरह से बस जाएगी, इतना।
और एक और बात बेटे, जब यहाँ पे आएगी, जब यहाँ पे आएगी कांच से फिर हवा में जाएगी ना, तो ये यहाँ पे क्या बना रही है, ये 90 का कोण, कोई कोण तो नहीं है ना आई का, आई का 90 है, परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर आ रही है तो सीधा ही निकल जाए, एक बिल्कुल ऐसे। अभी मैंने आपको बताया था ना, जब परपेंडिकुलर जाती है कोई एंगल नहीं होता आई का, तो आई और आर बराबर होते हैं, बताया था अभी। तो जब इस तरह से इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, तो परपेंडिकुलर का मतलब जिस रास्ते से आई आ रही है उस रास्ते से चली जाएगी, यानी आई और आर का कोई मैटर नहीं होगा, बिल्कुल सीधी आई और सीधी ही निकल गई, क्योंकि एंगल उसमें नहीं है। समझ में आई बात है? बताओ इसको, हो गया? हम्म। फैक्ट्री और आई मेजरमेंट्स कर दिया गया। ये कंडीशन सी इसी के साथ अप्लाई किया करती है, जो थर्ड कंडीशन है ना, आई इज ग्रेटर देन सी, उस पे ही तो अप्लाई किया ही मैंने क्वेश्चन, टी आई आर। क्लियर हो गया? क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कंप्लीट दी पाथ, अब आप करेंगे अपने आप, कंप्लीट दी पाथ, अपनी अकल से दौड़ाइए कि किरण कहाँ जा सकती है। ए चित्र बना रही हूं मैं, इस तरह से आई प्रकाश की किरण, और ये दिया है आपको 30 का, ये दिया है 60 का, और ये आपका म्यू जी दिया हुआ है 3/2 ग्लास, ठीक है, और ये बाहर दी है एयर। देखिए बेटा, और इसका जो है, देखिए जिसे आप खाली खाली देख लिया, आपको मैं समझा दूंगी। देखिए बेटे, आने वाली प्रकाश की किरण परपेंडिकुलर आ रही है सरफेस के, तो जब आ रही है तो कहीं पे भी डेविएट नहीं होगी ना, परपेंडिकुलर ही निकल जाएगी, यानी इस कंडीशन में आई इक्वल टू आर, मैं इक्वल टू आर, यानी वो सीधे ही यहाँ आ गई। समझ में आई बात? अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल, ठीक है। अब ये देखो बेटे ध्यान से, बहुत ध्यान से समझ के बताएंगे कि ये 30 का कोण है, ये 90 का हो गया, तो ये कितने का होगा बेटे, 60 का होगा, ये 60 का है, तो ये कितने का होगा, ये पूरा 90 का है, ये 60 का, ये कितने का हो गया, 30। समझ रहे हो ना? कितने का होगा, 30 का होगा। अब आप ये देखिए कि ये आपका है, ये प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है और ये अभिलंब है, तो यानी कि अब यहाँ पर फिर कांच से हवा में जाएगी या कांच से कांच में जाएगी, अपवर्तन अपवर्तन रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर ये जो आई है, ये देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है आई की। और इसमें एक चीज और दे रखी है, क्रिटिकल एंगल दे रखा है 42 डिग्री, सी का मान दे रखा है 42। अब आई का मान कितना आया, और सी कितना है, तो अब आई छोटा है ना, आई क्या है, सी से छोटा है ना, तो जब आई सी से छोटा होगा, आई इज लेस देन सी होगा, तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन, तब ये प्रकाश की किरण कहीं कहाँ जाएगी, हवा में जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इधर गई है हवा, ठीक है। अब ये इसने लंब के साथ जो कोण बनाया,
दैट इज कॉल्ड आप रिफ्रैक्शन एंगल। अब मुझे ये निकालना है refraction। तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि जब वहां पर ऐसे आर निकालनी होगी, वहां पर हम लॉ लगाते हैं जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जीतती है, और वहां पर न्यू के मान दे रखे हैं और आर या आर निकालने हैं तो स्नेल का नियम लगाते हैं। ये माध्यम एक हो गया, ये माध्यम दो हो गया। तो यानी कि स्नेल का नियम कैसे लगाएंगे बेटे? स्नेल्स लॉ, हाँ म्यू टू इंटू साइन आई। ये म्यू टू क्या है? ग्लास के लिए है ना। और फिर म्यू वन इंटू साइन आर, यही तो है। तो म्यू टू कितना है बेटे? म्यू टू यानी ग्लास का म्यू टू कितना है? और साइन आई कितना है? साइन 30, आई कितना है? 30। और म्यू वन एयर के लिए 1, और साइन आर मुझे निकालना है। अब 3/2 और साइन 30 की मान 1/2 बराबर साइन आर। तो ये हो गया साइन आर बराबर 3/4, और आर बराबर हो गया साइन इनवर्स 3/4, और इसका मान होता है बेटे 49 डिग्री। कितना होता है? 49 डिग्री। 3/4 इनवर्स 3/4 का मान होता है 49 डिग्री। तो ये जो आर है वो लगभग हो गया आपका 49 डिग्री आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटे? समझ में आया बेटा? कौन सी? हाँ ये कुछ बेटे जैसे जीरो और 30, 45 की तो आपको है ना, 60, 90 इनकी तो आपको स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ आपको स्टैंडर्ड्स और भी याद रखनी पड़ेगी, जैसे 42, 49, इस तरह की कुछ स्टैंडर्ड और भी है। थोड़ा सा ये याद रखने को आप एडजस्ट रहेगा, ठीक है। नहीं तो ये जब आप वहां पर वो करते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें ये टेबल्स आती लिखी हुई डिग्रीज की साइन इनवर्स इतना इसके बराबर होगा, वो आपको आनी चाहिए। जो टेबल इस्तेमाल में रखते हैं, जैसे 32 है, जैसे मान लीजिए साइन 49 है, तो कैसे करेंगे? पहले 49 में नौवां खाना देखेंगे, इस तरह, इस तरह से टेबल से देखना सीखे हुए हो। टेबल से मान जैसे 2 अंकों में होता है ना, तो पहले अंक से उस नंबर के टेबल में जाओ, लाइन में जाओ, फिर उसके कितने नंबर के खाने में जाओ, वो वाला मान, ठीक है। ये है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना है बेटे, हटा दो, ये कर लिया? सबने कर लिया? समझ में आया? देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट दी पाथ ऑफ रे। देखिए बेटा, the normal
ठीक है। और दिया क्या क्या हुआ इस क्वेश्चन में, दिया है म्यू जी का मान दिया हुआ है 3/2 और सी का मान दिया है 42 डिग्री क्रांति कोण। और ठीक है, चलिए बस ये इतना दिया है फिर, और उसने कहा कि कंप्लीट करिए पार्ट 2। ठीक है, बताइए। देखिए क्या, प्रकाश से कांच में आई किरण तो वो 90 डिग्री के कोण पे आ रही है, फिर इसका मतलब वो कहीं पे भी एंगल से मुड़ेगी, सीधे ही चली जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर आ रही है। ये जो सरफेस है ये दे रखा है 90, यानी ये क्या है, जिसके लंबवत है, लंबवत है तो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से ये आगे चली गई। ठीक है, हवा से कांच में उसी एंगल से सीधा चली गई, जब लंबवत आ रही थी तो चली गई सीधा, ना इधर उधर कहीं डेविएट ही नहीं हुई। तो जब ये यहाँ पे आई, अब ये जब कांच से यहाँ पे आई तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, दो सतहें आ गई, एक कांच की एक हवा, तो यहाँ पे अपवर्तन होगा, है ना, क्या होगा ये अपवर्तन होगा। अब आप ये बताइए कि जब ये 90 है तो ये भी कितना हुआ 90, जब ये 90 है तो ये कितना होगा बेटे 30। वेरी गुड भाई, 180 तो होता है तीनों कोनों का योग त्रिभुज का। भाई ये 60 दिया हुआ है, ये 90 हो गया, जब ये 60 और 30 ओ सॉरी 60 और 90 150, तो 180 माइनस 150 इक्वल टू ये कितना हो गया 30। और जब ये 30 है, अब आप ये देख लो बेटे, इधर देख लो, यहाँ पर क्या होगा, इस सतह के कहीं ना कहीं क्या होगा नॉर्मल होगा, और जो ये प्रकाश की किरण इस नॉर्मल से कोण बनाएगी दैट इज कॉल्ड आई। अब ये 30 का है तो ये कितना होगा 90 माइनस 30 यानी 60, यानी ये कितना हो गया। और जब ये 60 है, ध्यान से देख लीजिए, आई अगर 60 है और सी कितना दिया है, तो आई ग्रेटर देन सी हो गया। यस मैम, क्या कंडीशन है, फाइनल टी आई एल, टी आई एल। तो जब टी आई एल हमें पता चल गया कि आई इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे हुआ टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ये कहीं ना कहीं बैक मारेगी। और जब अब मुझे पता है कि जब टी आई आर होता है तो आई बराबर आर होता है, अगर ये आई 60 है तो ये आर भी कितना हो गया 60 हो गया। जब ये आर 60 हो गया, ध्यान से देखिए, आर कितना हो गया 60 हो गया। अब ये प्रकाश की किरण कहीं ना कहीं यहाँ पे आई, यहाँ पर भी क्या होगा एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा बेटे, जब ये 60 का है तो ये कितना होगा एकांतर कौन से 60 का, और वो कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 60, 90 माइनस 60, ये कितना हो गया 30 का हो गया। अब आई कितना हो गया बेटे 30। बात समझ में आ रही, भाई नॉर्मल से प्रकाश की किरण कोण बनाती है वही तो कोण आई होता है। yes. तो अब इस वाली सतह के लिए ये अभिलंब है और ये आई है, तो ये 30 हो गया, 90 में से 60 हटाया 30। जब ये 30 है, अब मुझे आई इज लेस देन सी, अब आई छोटा हो गया 42 से, जब आई 42 से छोटा है तो वहां क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन, यानी प्रकाश की किरण कहीं ना कहीं इस अभिलंब से दूर हटेगी, इस तरह से ये आर होगा। समझ गए बात समझे भाई, यहाँ पर जब आई 30 है तो 42 है सी का मान, तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया आई इज लेस देन सी, जब आई कितना है 30 है और वो सी यानी 42 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा जब, तो अब मैंने कहा कि ये अभिलंब से दूर हट गई, इसने आर बनाया, तो मुझे तो आर निकालना है, आर निकालूंगी सेल लगा दो यहाँ पे। मान लीजिए ये तो आपकी पहली सरफेस थी, ये सेकंड सरफेस, और ये थर्ड सरफेस के लिए आर निकाल लो, थर्ड सरफेस के लिए सरफेस
स्नेल लॉ लगा दो जरा, स्नेल लॉ क्या है? हाँ, तो ये आपका कांच का क्या दिया हुआ है? म्यू, म्यू जी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन आर। म्यू जी कितना दिया है? 3/2, और साइन आई कितना दिया हुआ है? 30 साइन 30, आई दिया हुआ है ना 30, यानी हो गया बराबर एयर का म्यू कितना है? 1, और साइन आर मैंने निकालना ही है। अब कितना हो गया? साइन 30 का मान 1/2, 3/2 गुना 1/2 बराबर साइन आर। आर बराबर साइन इनवर्स 3/4। अभी बताया था कितना होता है? 49 डिग्री। यानी कि ये आर जो है 49 डिग्री पे रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। क्लियर? कंप्लीट कर लोगे इस तरह से ना पांच का रास्ता। हो गया? हो गया है? इधर होगा आपका? कर लो पता कर। अगला है क्वेश्चन कंप्लीट वे। ठीक है, बनाइए इस तरह से। अब ये जो है एक प्रश्न रखा हुआ है पानी में। ठीक है, अभी तक आपका जो बाहर माध्यम था वो क्या था? हवा। अब क्या माध्यम है? जल। ठीक है, ये और बस प्रकाश की किरण आई इस तरह से। उसने यहाँ तक दे दी और ये कह दिया कि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, और ये दे रखा है प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 का। पता है ना? और अब उसने कहा कि इसका जो है पाठ पूरा करना है। समझ लीजिए,
90 डिग्री के कोण पे आ रही है, तो बिना रिफ्रैक्टेड हुए इधर उधर सीधा निकल जाएंगे दूसरे माध्यम में, पानी से कांच में 90 डिग्री। ये निकल गई सीधा, सीधा निकल के कहाँ गई, बिल्कुल सीधा निकली यहाँ। बात समझ में आई, बिल्कुल सीधी आ गई और ये आई यहाँ। अब जब यहाँ आई तो फिर से वो कांच में किस में जाने की कोशिश करेगी, पानी में, यानी दो वो हो गए माध्यम। तो यहाँ पर इस सरफेस का क्या होगा, एक नॉर्मल। नॉर्मल होगा तो जो प्रकाश की किरण नॉर्मल से कोण बनाएगी दैट इज कॉल्ड आई। आई जो है कितना होगा, देखिए ध्यान से, अगर ये आपका 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा ना, ये 90 होगा, ये कितना है 60, 60 और 90 150, और ये कितना हो गया 30। अगर ये ना, ये पूरा, ये भी एक नॉर्मल है सतह पे, तो ये 90 का होगा, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 60। ये 60 का है। आपको जो इस क्वेश्चन में एक तो इसका म्यू मान दे रखा है, प्रिज्म का म्यू पी दे रखा है √2, और आपको सी की वैल्यू नहीं दे रखी। सी की वैल्यू जब नहीं दे रखी होती है तो फिर खुद निकालनी पड़ती है, वो देख लीजिए कि कैसे। इतना हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, प्राकृतिक कोण देखना है। मुझे पता है कि मैं जानती हूँ, रेयर अपॉन म्यू कह लो, या रेयर अपॉन म्यू अपॉन डेंस म्यू बताया था। यानी कि अब मुझे ये दे रखा है आपका, ये निकाल, बल्कि एक, इसमें जो है बेटे, हमें एक म्यू दिया हुआ है ओनली, जो इसका क्रांतिक कोण है उसकी वैल्यू इसमें मिसिंग है, लेकिन इसमें दे रखी होगी। इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको दे रखी होगी, सी की वैल्यू इसके लिए बेटे दे रखी है 60 डिग्री। इस क्वेश्चन के लिए सी की वैल्यू 60 डिग्री होगी, क्वेश्चन अगर आता है 60 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता दो माध्यम ले रखे हैं और दो माध्यम में या तो दोनों की व्यू दिए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास, ध्यान से मेरी बात ध्यान समझना, कि ये जो सूत्र है साइन सी बराबर म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंस, जो सूत्र है, इन में से कोई से दो मान दे रखे होते हैं आपको, या तो सी का और डेंस म्यू का, या म्यू रेयर का और म्यू डेंस का, या सी का और म्यू का। तीन में से कोई से दो मान आपको देगा, तब आप तीसरा मान निकालेंगे। अब आपके इस क्वेश्चन में ना दो दो माध्यम हो गए, एक कांच एक द्रव। तो इसमें मेरे पास कांच का तो ये दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी दे दिया √2, और एक दे दिया सी का मान, सी का मान दे दिया 60। तो मैं साइन 60 बराबर इसका जो मान है, जो रेयर माध्यम है, अब हवा नहीं है, क्या है पानी, तो मैं आपका ये निकाल लूंगी, पहले म्यू एल निकाल लूंगी लिक्विड का, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूंगी इस तरह से, साइन 60 बराबर म्यू एल लिक्विड का, आर द्रव का क्वथनांक बटे डैश, इसका कितना दे रखा है प्रिज्म का √2, या ऐसे भी आप देखो, पहले ये लिखो आप, ए म्यू पी, बात समझ में आई। आप रखो म्यू एल अपॉन √2, 60 साइन 60 का मान √3/2, और ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √2 इधर चला गया, यहाँ क्या रह गया म्यू एल। अब जब 2 से कटा तो ये क्या रह गया बेटे अंडर रूट, ये बात समझ में आई। इस 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस इस जो 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √2 गुना अंडर, एक कट गया और एक रह गया, बात समझ में आई, क्लियर है इस बात। उसके बाद क्या है, आपने म्यू एल निकाल लिया,
जब आपने म्यू एल निकाल दिया बेटे, अब आपके पास म्यू एल भी हो गया, क्रांतिक कोण सी हो गया। देखो बेटे, अब ध्यान से देखेंगे, जब इसमें क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और यहाँ पे आई भी कितना आया था, 60। क्या कंडीशन लिखवाई थी मैंने, आई इज इक्वल टू सी पे आर कितना होता है, वेरिंग एमरजेंस, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना। तो जब यहाँ पे निकलेगा तो ये ऐसे निकलेगा बेटे, भाई ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से 90 डिग्री बनाता हुआ निकलेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नॉर्मल बनाते हुए निकलेगा, जब नॉर्मल बनाते हुए निकला, तो तीन ही कंडीशंस है, भैया तो मार्क्स जाएगा, या वापस आ जाएगा टीएल, या रेलवे में फिर से चला जाएगा। तो बस यही आपका पास पूरा कंप्लीट हो गया, आया, और ये इस रास्ते से बाहर निकल गया प्रकाश। इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई, कि आई इक्वल टू सी, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होती है। तो इसमें जो है बस आपको मेन चीज क्या थी, ये निकालनी थी म्यू एल, थर्ड इसका म्यू एल भी निकालना था। मैं इस क्वेश्चन में ये भी आप कर लीजिए, कंप्लीट दी पाथवे एंड फाइंड म्यू एल। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसे ये इस तरह का आ जाएगा, क्योंकि पाथवे तो आप म्यू एल के बिना भी कंप्लीट कर सकते थे। पाथवे तो आप म्यू एल के बिना कंप्लीट कैसे कर सकते थे, जब आपको पता था कि सी 60 है, आई भी 60 है, तो ऐसे निकल जाएगा। तो क्या पर्पस रहा आपको म्यू एल निकालने, अगर आपके क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर पूछा जाता है कि लिक्विड का अपवर्तनांक निकालिए म्यू एल, तो आप इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे। और एक बात और बेटे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको सी का मान ना दिया हुआ होता, सी का मान ना दिया हुआ होता, तो तब आप सी का मान निकालते, लेकिन उस कंडीशन में आपको म्यू एल और म्यू जी, यानी लिक्विड का और ग्लास का दोनों का पता होना चाहिए, और उसका अपॉन करके निकाल के तब आप क्या निकाल लेते, सी का मान। और तब सी का मान निकाल लेते, तब हम देख लेते कंडीशन सी से कौन सी वाली लगती है, तीनों कंडीशनों में से कौन सी लगती है। ठीक है बेटे, अब आप 5 मिनट के ब्रेक लें, और फिर मैं आगे वापस हाँ, फिर थोड़ा था, थोड़ी देर